हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आईआईटी स्टूडेंट्स को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले ग्लोबलाइजेशन अहम लेकिन आत्मनिर्भरता भी जरूरी। देश के लिए मुख्य सूचना आयुक्त बने यशवर्धन कुमार सिन्हा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। बंगाल में बोले बीजेपी नेता अमित शाह, पीएम मोदी को यहां एक मौका दीजिए। बिहार में मतदान के लिए कहीं बनाया गया पुल तो कोई खटिया पर वोटिंग करने पहुंचा। अमित शाह के 200 सीटें जीतने के दावे से गरमाई बंगाल की चुनावी राजनीति। बिहार चुनाव के आखिरी दिन बोले संजय राउत, नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके, जनता उन्हें विदाई दे। बाइडेन की बढ़त के बीच विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, भारत अमेरिकी संबंधों की बुनियाद बेहद मजबूत। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। 20 साल बाद गद्दी छोड़ेंगे पुतिन, खतरनाक पार्किंसन रोग के लक्षणों के बाद इस्तीफे के लिए राजी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीत की दहलीज पर। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 51वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच मौजूदा स्थिति में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। महामारी की वजह से कई चीजों में बदलाव हो रहा है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात सिखा दी है, वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। आईआईटी छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में निजी निवेश के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर की सुगमता के लिए भी एक बड़ा सुधार किया गया है। ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को घर से काम या फिर किसी भी स्थान से काम करने जैसी सुविधाओं से रोकते थे, उनको भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को वैश्विक बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने शनिवार को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सिन्हा को शपथ दिलाई। इस साल 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान हुआ, जहां सभी की निगाहें राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे के मुकाबले पर टिकी हैं। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के लिए लोगों में भरपूर जोश देखा जा रहा है। कहीं कोई बुजुर्ग किसी का सहारा लेकर वोटिंग के लिए पहुंचा, तो कहीं कोई बुजुर्ग खाट पर बैठकर वोटिंग के लिए पहुंचा। इतना ही नहीं, एक जगह तो लोगों ने वोटिंग में असुविधा न होने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया। बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट शासन से त्रस्त होकर लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी थी, लेकिन आज मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि हमें एक मौका दीजिए, हम सोनार बांग्ला देंगे, हम बंगाल को सुरक्षित बनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पूरा होने से पहले ही पड़ोसी पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव के राज्य के 294 में से 200 सीटें जीतने का दावा कर राजनीति के ठहरे पानी में हलचल मचा दी है। हालांकि अब ये भी सवाल उठने लगा है कि शाह का दावा हकीकत के कितने करीब है और क्या भाजपा अपनी मौजूदा सांगठनिक ताकत के बूते इस लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। शाह के दौरे और उनके दावों से ये भी साफ है कि पार्टी के लिए बिहार से ज्यादा अहमियत पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की है। अमित शाह बिहार में एक बार भी नहीं गए, लेकिन अचानक 3 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंच गए। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के दिन शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को विदाई दें। मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उन्हें सम्मान के साथ विदाई दे देनी चाहिए। बिहार की जनता इस विदाई के मौके का इंतजार कर रही थी। इस चुनाव में जनता उनको रिटायर कर देगी। अमेरिका के रुझान बता रहे हैं कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी प्रोग्राम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद किया था।
बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की सूरत में क्या विदेश मंत्रालय को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बाइडेन उस नारे को भारत के साथ रिश्तों के आड़े न आने दें? इस सवाल और इससे जुड़े तमाम सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आपकी तरह हम भी चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इतना बता सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों की बुनियाद बहुत मजबूत है। हमारा सहयोग हर संभव क्षेत्र में है, रणनीतिक, सुरक्षा, निवेश, व्यापार से लेकर पीपल टू पीपल संबंधों से है। हमारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वहां के दोनों दलों से मजबूत सहयोग प्राप्त है। वहां के हर राष्ट्रपति और प्रशासन ने इसे और ऊंचाई तक पहुंचाया है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड्स की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 14 निजी अस्पतालों में 685 और कोरोना बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। अब इन अस्पतालों की कुल क्षमता के 50% बेड्स पर कोरोना मरीजों का इलाज करना होगा। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 8 अस्पतालों में 500 कोरोना बेड्स और बढ़ाए। इसके साथ ही दिल्ली में आईसीयू बेड्स की किल्लत को देखते हुए 110 आईसीयू भी बढ़ाए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर शहर में एक युवक को महिला पुलिस कांस्टेबल से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। शहर में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस कर्मियों के साथ बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ कर गलत कमेंट कर दिया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने उस मनचले को पकड़ लिया और थाने में बंद करा दिया। दरअसल शहर में महिला पुलिस गश्ती दल को तैनात किया गया है, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देने और मनचलों को पकड़ने के लिए स्कूटी से पेट्रोलिंग करती हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से वे लोग भी शामिल हैं जो कॉल सेंटर में बैठकर लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए फोन किया करते थे। पुलिस के मुताबिक इनके टारगेट पर विदेशी लोग होते थे। ये अपने सेंटर पर बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी के कंप्यूटर पर पॉपअप भेज देते और फिर उस शख्स को फोन करते और उसे कहते कि आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक हो गया है और जल्द ही अगर आपने इसका उपाय नहीं किया तो न सिर्फ आपका डेटा बल्कि बैंक अकाउंट का डिटेल भी चोरी हो सकता है। सामने वाला अगर इनकी बातों में आ जाता तो ये उससे उनके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते और फिर वायरस क्लीन करने के नाम पर फीस वसूलते। ये सारा धंधा पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन से चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी में पिछले दिनों हुए बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में बिसरख थाना पुलिस और स्टार 2 टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज मुख्य आरोपी अमन हयात को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लूटे हुए कैश भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके पास से नकद पैसे भी बरामद किए। मृतक विनय गुप्ता से डांट खाने के बाद से ही आरोपी अमन उनसे चिढ़ता था और इसका बदला लेने के लिए घर में रखे धातु की मूर्ति सिर पर मारकर बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। हाल ही में चीनी कंपनी टेंसेंट ने भारत में अपने सभी पबजी मोबाइल सर्वर को शट डाउन किया। पबजी मोबाइल बैन तो भारत में पहले से ही हो चुका था, लेकिन सर्वर्स चल रहे थे। अब ये पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल फिर से भारत में वापसी कर सकता है। टेक क्रंच के मुताबिक 2 सूत्रों में ये कंफर्म किया गया है कि पबजी मोबाइल एक बार फिर से भारत में वापसी करने को तैयार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पबजी मोबाइल की पेरेंट साउथ कोरियन कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रही है। भारत में यूजर डेटा लोकली स्टोर करने वाले के साथ साउथ कोरियन कंपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत कर रही है। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि इसके लिए किस कंपनी के साथ करार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस गेमिंग कंपनी ने भारत में हाई प्रोफाइल स्ट्रीमर्स से तैयार रहने के लिए कहा है। उन्हें बताया गया है कि इस साल के अंत तक पबजी मोबाइल के वापस आने की उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल्ला नासिर के द्वारा लिखित एक पुस्तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ प्रोस्पेक्टिव
का विमोचन समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किया। अब्दुल्ला नासिर ने इस किताब में युद्ध के दौरान होने वाली हानियों में प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ये एक इंटरनेशनल विषय है, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र गांव नागचौरी में भैंस बांधने को लेकर गांव के ही दिग्विजय पांडे ने अपने साथियों के साथ सत्यवान पांडे के घर पर हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार के 4 लोगों को लहूलुहान किया। वहीं मामले की जानकारी होने पर मिश्रौलिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बेहद करवाहट भरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीत की दहलीज पर खड़े हैं। उनकी जीत पर आधिकारिक मुहर का इंतजार है। जीत तय देख बाइडेन ने शुक्रवार को गृह नगर विल्मिंगटन में कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। बाइडेन ने जनता से विभाजन का बीज बोने वाली बातों को पीछे छोड़ देने की वकालत की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जीत का दावा नहीं करने की चेतावनी के बीच बाइडेन ने ये प्रतिक्रिया दी। बाइडेन ने शुक्रवार रात नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की तरह अपना संबोधन दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने की पहली प्राथमिकता बताया। शुक्रवार को अमेरिका में रिकॉर्ड 1,27,000 कोविड-19 केस मिले थे। बाइडेन ने पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया जैसे रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ में डेमोक्रेट की निर्णायक बढ़त कायम कर ली है। इससे ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनने का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। बाइडेन ने फिर दोहराया कि ये प्रत्येक वोटों की गिनती पूरी न होने तक राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक नतीजों का इंतजार करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जंग जारी है। इलेक्टोरल वोट की जंग में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हर बार ट्विटर ही उनके बयानों को हाइड कर रहा है। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि अगर लीगल वोट गिने जाएंगे तो वो आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनके ऑब्जर्वर को उनका काम करने से रोका जा रहा है। इस वक्त फर्जी वोटों को गिनकर नतीजा बदला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 20 साल तक सत्ता संभालने के बाद अगले साल जनवरी 2021 में पद छोड़ देंगे। पुतिन में खतरनाक पार्किंसन बीमारी होने के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे राष्ट्रपति पद त्यागने के लिए मना लिया ताकि ये समस्या गंभीर न हो जाए। रूसी शासक स्टालिन के बाद पुतिन का सबसे लंबे वक्त से सत्ता में रहे हैं। हाल में ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ चुके हैं। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन अगले साल की शुरुआत में सक्रिय राजनीति से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस में एक कार्टून को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद कई शहरों में आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों को देखते हुए फ्रांस ने सख्त रुख अपनाया है और अपने सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉर्डर के पास कई जगह सैनिकों की संख्या को दोगुना किया जा रहा है। इसके अलावा जिन हिस्सों में बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही होती है, वहां पर चेकिंग करने की तैयारी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर कंट्रोल को अब दोगुना किया जाएगा। जिन हिस्सों में अभी 2400 जवान थे, अब वहां 4800 के करीब जवान तैनात रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के मुताबिक इनका मुख्य फोकस अवैध घुसपैठ को रोकना होगा और साथ ही स्मगलिंग पर लगाम लगाना भी होगा। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।